हेलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक प्रोस्टेट के बारे में पढ़ा था। प्रोस्टेट ग्लैंड के डेफिनेशन देखा, फिर उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा, फिर साइज शेप डायमेंशन, उसकी सिचुएशन के बारे में पढ़ा। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जोन को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले बाहर की तरफ पेरीफेरी जो 70% प्रोस्टेट ग्लैंड को ऑक्युपाई करेगा, फिर सेंट्रल पार्ट जो 20% पार्ट ऑक्युपाई करेगा, और बचा हुआ जो 5% पार्ट है वो प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन कहलाता है। तो ये जो जोन में बांटा गया है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी हमें दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ऐसे जोन वाइज देखा जाए तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले कहलाता है पेरीफेरल जोन। पहला क्या कहलाएगा? पेरीफेरल जोन। जो इस जोन में ये जो सबसे बाहर की तरफ है, दिस वन इज पेरीफेरल जोन। ये जो पेरीफेरल जोन है तो वहाँ पर सराउंडिंग अराउंड 70% ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जो ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे वो कितना रहता है वहाँ पर? 70% रहेगा। ठीक है। और जो पेरीफेरल जोन है वो जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड के पोस्टीरियरली सिचुएटेड होगा। तो पी से पेरीफेरी, और इसका सिचुएशन कैसा होगा? पोस्टीरियरली। तो जो पेरीफेरल जोन है जो पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड का 70% ग्लैंडुलर टिश्यू, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में वो सेल्स जो ग्लैंड का फंक्शन करेंगे, उसका हार्मोन्स, उसके सिक्रीशन को बाहर निकालेंगे, वो ग्लैंडुलर एलिमेंट कहलाएगा। तो वो जो ग्लैंडुलर एलिमेंट है उसका 70% कहाँ होता है? पेरीफेरल जोन में। और पेरीफेरल जोन कहाँ पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के पोस्टीरियरली पाया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि सिया प्रोस्टेट मतलब जो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी संभावना कहाँ ज़्यादा होती है? पेरीफेरल जोन में होती है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कम्प्लीटली उसका हर जोन, हर हिस्सा कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा या कार्सिनोमा के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। जो पेरीफेरल जोन है वहाँ पर सिया प्रोस्टेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो पहला पेरीफेरल जोन जो प्रोस्टेट ग्लैंड में पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, इसमें 70% जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। और ये कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्सिनोमा के लिए ज़्यादा उसकी वल्नरेबिलिटी हमें दिखाई देती है। ठीक है। पहला जोन हो गया पेरीफेरल जोन। दूसरा आते हैं सेंट्रल जोन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका सेंट्रल जोन है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसकी कितने % ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं? 20%। तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू कितने हो जाएंगे? 20% हो जाएंगे। अब इसका सिचुएशन कहाँ है? तो जो सेंट्रल जोन है वो यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पर यूरेथ्रा ओपन होती है उसके पोस्टीरियरली होगा और इजेकुलेटरी डक्ट के एबव। तो जो सेंट्रल जोन है वो 20% ग्लैंडुलर एलिमेंट को कैरी करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये है पेरीफेरल जोन के बाद सेकंड नंबर पे सेंट्रल जोन जिसमें 20% ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे। इसकी ओपनिंग मतलब इसका पोजीशन कहाँ है? तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग के पीछे और इजेकुलेटरी डक्ट के ऊपर होगा। इट विल लाई पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड एबव द इजेकुलेटरी डक्ट। क्लियर? समझ में यहाँ पर? तो इसका पोजीशन आपको क्या करना है? इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद दोनों जोन, ठीक है, पेरीफेरल जोन और सेंट्रल जोन कैसे होते हैं? एग कप, एग। तो जिस तरीके से एग का वाइट पार्ट चारों तरफ होता है, उसके बीच में सेंटर में क्या होता है? उसका येलो पार्ट होता है, योक सेक होता है। तो वैसे ही एग कप के जैसे ही पेरीफेरल जोन उसको चारों तरफ से कवर करेगा और उसके बीच में आएगा सेंट्रल जोन। तो कैसा होता है? एग कप होता है। अब जो सेंट्रल जोन है यहाँ पर कार्सिनोमा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये डिजीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसका ओरिजिन कैसा है? वोल्फियन डक्ट से इसका ओरिजिन होता है, वोल्फियन डक्ट। तो इसकी ओरिजिन किससे है? वोल्फियन डक्ट से। किसकी? सेंट्रल जोन के लिए। पीजी का है, पीजी के हिसाब से है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? समझ में आया? तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रल जोन है वो उसमें 20% ग्लैंडुलर एलिमेंट होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? 20% क्या होगा? ग्लैंडुलर एलिमेंट होगा। पोजीशन देखी जाए, इट विल लाई द पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रल ओपनिंग के पोस्टीरियरली होगा। और किसके ऊपर होगा? इजेकुलेटरी डक्ट के ऊपर होगा। ठीक है। और ये डिजीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है वो वोल्फियन डक्ट से इसकी ओरिजिन है और यहाँ पर आपको कार्सिनोमा दिखाई नहीं देगा। ये हो गया आपका सेंट्रल जोन। अब थर्ड आते हैं ट्रांजिशन जोन, जिसे हम कहते हैं प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। समझ में? ये 5% जो है वो कैरी करेगा,
5% ग्लैंडुलर टिश्यू को कैरी करेगा। अब इसी ट्रांजिशन जोन में होता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल का नंबर उतना ही रहता है, सेल की साइज, सेल का जो हाइपरट्रॉफी में क्या समझिएगा, सेल का नंबर उतना ही रहेगा, सेल की साइज बढ़ जाएगी। जब सेल की साइज बढ़ती है तो उस ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाएगा, तो वो कहलाएगा हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, सेल का साइज उतना ही रहेगा लेकिन सेल का नंबर बढ़ जाएगा। तो BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, इसमें भी क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी सेल्स नंबर में बढ़ने लग जाएगी, साइज उतना ही रहेगा। तो नंबर में जब बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ जाएगा। और एक ऐसा होता है बेनाइन, मतलब एक कार्सिनोजेनिक कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपसे पूछेगा BPH का जोन कौन सा है, तो कौन सा है, प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। कितना परसेंट ग्लैंडुलर टिश्यू को कैरी करता है, ओनली 5% ग्लैंडुलर टिश्यू को ये कैरी करेगा। क्लियर। तो आपसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहाँ होता है, तो पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन में दिखाई देगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया जाए, पेरीफेरल जोन और ट्रांजिशन जोन को मिला दिया जाए। ठीक है, पेरीफेरल जोन या मैं कहूँ सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन, इन दोनों को मिलाएं, सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन को मिला दें इन दोनों को, तो इन दोनों को मिला के कहलाता है सेंट्रल ग्लैंड। ठीक है, सेंट्रल ग्लैंड किससे बनेगा, तो सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन दोनों से मिला देंगे तो आपका बनेगा सेंट्रल ग्लैंड। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये हो गया इसका 3 जोन। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको 3 जोन में बांटा गया। सबसे पहले पेरीफेरल जोन 70%, सेंट्रल जोन 20%, पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन 5%। क्लियर। ग्लैंडुलर टिश्यू का है, इसमें हमने देखा पेरीफेरल में जो है वो CA ऑफ प्रोस्टेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये इन्वॉल्व नहीं होता है, और ट्रांजिशन जोन में बेनाइन चेंजेस हमें दिखाई देती है। उसके बाद लोब्स के बारे में देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर मैं आइडेंटिकली समझूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब होते हैं, 5 लोब होंगे। अगर ऐसे इसे क्यूब से समझा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब हो जाएंगे, 5 लोब। सामने एंटीरियर लोब, पीछे पोस्टीरियर। ठीक है, सामने की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। इसके जो बीच वाला हिस्सा होगा ये वाला मीडियल या मिडिल लोब। फिर और 2 लोब होते हैं जो कहलाते हैं लेटरल लोब। तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब होते हैं, 5 लोब में प्रोस्टेट ग्लैंड को बांटा गया है। सामने की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, बीचों बीच मीडियन या मिडियल लोब, और साइड में आ जाएगा 2 लेटरल लोब्स। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने प्रोस्टेट के लोब्स के बारे में देखा। कितने लोब होते हैं, 5 लोब हमें प्रोस्टेट में दिखाई देंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके कुछ बचे हुए हिस्से उसे कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं इसका कैप्सूल। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कितने कैप्सूल आपको दिखाई देंगे, 2 कैप्सूल आपको दिखाई देंगे। बाहर की सबसे अंदर की तरफ रहेगा ट्रू कैप्सूल, दिस वन इज ट्रू कैप्सूल, और दिस वन इज फॉल्स कैप्सूल। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट के कैप्सूल के बारे में। देयर आर 2 कैप्सूल विच विल कवर द प्रोस्टेट ग्लैंड। फर्स्ट वन इज द ट्रू कैप्सूल एंड सेकेंड वन इज द फॉल्स कैप्सूल। जो ट्रू कैप्सूल है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाने वाले उसके पेरीफेरल जो फेशिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बाद एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होगी, वो कहलाएगी उसकी फेशिया। तो यही जो पेरीफेरल फेशिया है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाने वाली थिन मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज फेशिया। तो ये जो पेरीफेरल फेशिया है वो धीरे धीरे कंडेंस्ड हो जाएगी, संगठित हो जाएगी, घनी हो जाएगी, तो उससे क्या बनेगा, आपका ट्रू कैप्सूल बनेगा। तो ट्रू कैप्सूल किससे बनता है, ट्रू कैप्सूल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पेरीफेरल फेशिया के कंडेंसेशन से बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, तो जो ट्रू कैप्सूल है स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है, फाइब्रोमस्कुलर, मतलब थोड़ा सा इसमें फाइबर भी होंगे और थोड़े से मसल्स होंगे। तो ट्रू कैप्सूल स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, फाइब्रोमस्कुलर है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये किसके बीच में लाई करता है, द लाइज बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल वेनस प्लेक्सेस। अब देखिए क्या बोल रहा है, समझ में आया। पहले तो आप देखिए ट्रू कैप्सूल किसके बनेगा, तो जो ट्रू कैप्सूल है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाने वाली फेशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर पाए जाने वाली फेशिया, यानी कि जो
प्री फेशिया है उसके जो पेरिफेरल फेशिया से कंडेंसेशन से बनेगा आपका ट्रू कैप्सूल, ठीक है, जो फाइब्रोमस्कुलर का होगा। ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में वेन्यूल्स का प्लेक्सस पाया जाएगा, वेन्यूल्स का क्या पाया जाएगा, जाल पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रू कैप्सूल, पहला ट्रू कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल के जस्ट बाद मिलेगा फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, फॉल्स कैप्सूल मिलेगा। ये किससे डेराइव्ड होती है, ये डेराइव्ड होती है इंडो पेल्विक फेसिया से। ये किससे डेराइव होती है, इंडो पेल्विक फेशिया। ये डेराइव होती है पेरिफेरल फेशिया, ये डेराइव होती है इंडो पेल्विक फेशिया। समझिएगा क्या है, तो पेल्विक रीजन, हिप बोन हमने देखा, हिप बोन के अंदर पेल्विक कैविटी है, इनलेट और आउटलेट या ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस से बांटते हैं। तो उस पेल्विस के अंदर जो कैविटी है वहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे फेशिया। तो जो पेल्विक कैविटी में अंदर की तरफ फेशिया है वो कहलाती है इंडो पेल्विक फेशिया। क्या कहलाएगी, इंडो पेल्विक फेशिया। यही जो इंडो पेल्विक फेशिया है, मतलब पेल्विस के अंदर जो थिन मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पेल्विक कैविटी और पेल्विक ऑर्गन है, तो वहाँ जो इंडो पेल्विक फेशिया है, तो जब ये कंडेंस्ड हो जाएगी तो कन्वर्ट होकर बना लेगी क्या, फॉल्स कैप्सूल। इसका मतलब फॉल्स कैप्सूल किससे डेराइव्ड होता है, इंडो पेल्विक फेशिया से डेराइव्ड होता है। सामने की तरफ यह कंटिन्यू होगा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो जो इंडो पेल्विक फेशिया है, अगर इसे मैं इंटीरियर मान लूँ, तो सामने की तरफ एक लिगामेंट से कन्वर्ट हो जाएगा जो कहलाएगा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। हमने देखा था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके इंटीरियर सरफेस के अपर एंड में प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट को किससे जोड़ेगी, प्यूबिस से जोड़ेगी। तो वही कह रहा है कि जो फॉल्स कैप्सूल है उसका इंटीरियर पार्ट किसके रिलेशन में आ जाएगा, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। प्यूबो मतलब प्यूबिस, प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट के इंटीरियर सरफेस को प्यूबिस से जोड़ने वाली लिगामेंट, दैट विल बी द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो फॉल्स कैप्सूल का इंटीरियर सरफेस किसके रिलेशन में आ जाएगा, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट के रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर। ऑन इस साइड द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस इम्बेडेड इन बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू कैप्सूल। अब दोनों तरफ है ना, जो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में जो खाली जगह है वहाँ वेनस प्लेक्सस क्या होंगे, इम्बेडेड होंगे। पोस्टीरियरली इट इज अवेस्कुलर, इट इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोविलेरिस। पोस्टीरियरली जब देखा जाए, ठीक है, फॉल्स कैप्सूल अगर ये पोस्टीरियरली है तो पोस्टीरियरली कैसा होता है, अवेस्कुलर, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और ये क्या बनाता है, पोस्टीरियरली किससे बनता है, एंड इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोविलेरिस। डिनोविलेरिस हमने देखा था। तो जो फॉल्स कैप्सूल है वो इंटीरियरली कवर्ड होगा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट से, जबकि फॉल्स कैप्सूल पोस्टीरियरली अवेस्कुलर है, उससे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, ब्लड सप्लाई है ही नहीं। और वो किससे बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोविलेरिस। डिनोविलेरिस हमने पढ़ा था, तो उस डिनोविलेरिस फेशिया के से बनेगा आपका क्या, फॉल्स कैप्सूल। ये हो गए ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रखना है, आपको उसका केवल नाम याद रखना है। तो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई किससे होती है, इंफीरियर वेसाइकल। पहला नाम याद रखेंगे, इंफीरियर वेसाइकल। वेसाइकल वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा किसके लिए है, यूरिनरी ब्लडर के लिए है। तो डेफिनेटली जो प्रोस्टेट है वो यूरिनरी ब्लडर के नेक के नीचे, इट लाई बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, तो डेफिनेटली इंफीरियर वेसाइकल होगी। तो पहली आर्टरी कौन सी, इंफीरियर वेसाइकल, जो कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लडर से आ रही है पहला, तो इंफीरियर वेसाइकल की ब्रांचेस। दूसरा मिडिल रेक्टल ब्रांचेस, हमने देखा था कि ये इसके सामने क्या है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द, किसके सामने, आपका रेक्टम, रेक्टम का जो डायलेटेड पार्ट है एम्पुला, तो किस में आएगा, मिडिल रेक्टल। तो यूरिनरी ब्लडर से आएगी इंफीरियर वेसाइकल, रेक्टम से आएगी मिडिल रेक्टल। द थर्ड वन जो है आपका इंटरनल पुडंडल आर्टरी, इंटरनल पुडंडल आर्टरी, ठीक है। तो पुडंडल आर्टरी है, मतलब डेफिनेटली ये कहाँ से आएगी, जेनाइटल रीजन से आएगी। तो तीन जो है वो मेन इसको ब्लड सप्लाई करेगी, इंफीरियर वेसाइकल जो यूरिनरी ब्लडर से आ रही है, मिडिल रेक्टल जो है वो रेक्टम से आ रही है, और इंटरनल पुडंडल जो जेनाइटल ऑर्गन से आ रही है। ये तीन और इसकी ब्रांचेस मिलकर सप्लाई करेगी किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करेगी, ठीक है। वेन्स,
तो जो वेन्स है वो सेम इसी तरीके से आएगी, जो बना लेगी आपका वेसाइकल प्लेक्सस बनाएगी, इंटरनल पुडेंडल वेन बनेगा। वेन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देखा इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमने आज पढ़ा। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जोन्स कितने हैं, कितने 3 जोन में कैसे बांटा गया है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की कैप्सूल के बारे में देखा, प्रोस्टेट ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई हमने पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक होगा इसका क्लिनिकल एनाटॉमी।